हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था एटमॉस्फेयर और उसके कॉम्पोजिशन के बारे में, और इस वीडियो में हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स के बारे में। तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे टेम्परेचर में बदलाव आते जाता है। तो इसी बदलते टेम्परेचर के बेसिस पे एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स बनाए गए हैं। मेजरली ये 4 लेयर्स हैं, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर को आगे हम और 2 भागों में बांटते हैं, जो कि है आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो इस वीडियो में हम इन्हीं लेयर्स को डीपली डिस्कस करेंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे ट्रोपोस्फेयर के साथ। जैसा कि अभी हमने देखा, ट्रोपोस्फेयर हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे पहला और सबसे निचली लेयर है, यानी कि लोएस्ट। एटमॉस्फेयर का लगभग 75% हिस्सा, 75% मास इसी ट्रोपोस्फेयर के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा 99% एरोजॉल्स, वाटर वेपर भी ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही पाए जाते हैं। जितने भी वेदर फिनोमिना है, जैसे कि क्लाउड्स का बनना, बारिश होना, स्टॉर्म्स, एयर करंट, ये सब कुछ भी ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही होता है। ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो घटता चला जाता है। अब हम बात करेंगे ट्रोपोपॉज के बारे में। ओके, सो ट्रोपोस्फेयर का ही अपर पोर्शन है जहां पे ट्रोपोस्फेयर खत्म हो रहा है, और ट्रोपोपॉज के अंदर टेम्परेचर का डिक्रीज होना भी रुक जाता है। अब हम दूसरी लेयर जो कि है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, सो स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो ट्रोपोपॉज के ठीक ऊपर से शुरू होता है। ये लगभग 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है, यानी कि ये 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर एयर तो बहुत कम अमाउंट में अवेलेबल है, लेकिन मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं, जिसके कारण क्लाउड यानी कि बादल नहीं बन पाते हैं, और जितने भी वेदर से होने वाले डिस्टर्बेंसेस हैं, जैसे आंधी, तूफान, स्टॉर्म्स वगैरह जो कुछ भी है, वो यहाँ पे नहीं हो पाती है। इसी के कारण हम स्ट्रेटोस्फेयर को सबसे ज़्यादा काम और क्वाइटेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। और इसी का एडवांटेज लेने के लिए जेट फ्लाइज भी इसी लेयर में फ्लाई करते हैं, ताकि वो कम से कम एयर रेजिस्टेंस को फेस करे और इजीली वो यहाँ पे फ्लाई कर सके। ओके, सो ओजोनोस्फेयर। ओजोनोस्फेयर के अंदर ओजोन गैस के मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं, जो सन से निकलने वाले हार्मफुल यूवी रेज को एब्जॉर्व कर लेते हैं, सोख लेते हैं, और फिर उसे धरती तक नहीं पहुंचने देते हैं, जिसके कारण हमारे प्लैनेट पे जितनी भी लाइफ है वो सब प्रोटेक्टेड रह पाती है। इसी के कारण हम ओजोनोस्फेयर को फिल्टर ऑफ आवर प्लैनेट, यानी कि धरती का फिल्टर भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटोपॉज के बारे में। सो स्ट्रेटोपॉज जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर का एंड है, जहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर खत्म हो रहा है, और यहाँ से टेम्परेचर जो है वो वापस डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुँच सकती है। अब हम बात करेंगे हमारे एटमॉस्फेयर के 3rd लेयर के बारे में, जो कि है मेसोस्फेयर। सो मेसोस्फेयर ये स्ट्रेटोस्फेयर के बाद शुरू होने वाला हमारे एटमॉस्फेयर का 3रा लेयर है। यहाँ पर बढ़ते ऑल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर जो है वो कम होता चला जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर -95 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच सकती है, जिसके कारण मेसोस्फेयर को हम अपने एटमॉस्फेयर का सबसे ठंडा लेयर भी बोल सकते हैं। मेसोस्फेयर जहाँ ख़त्म हो रहा है हम उसे मेसोपॉज कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर का 4th लेयर, थर्मोस्फेयर के बारे में। सो थर्मोस्फेयर 4th लेयर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, जो कि स्टार्ट होता है मेसोस्फेयर के बाद।
यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 500 डिग्री सेल्सियस से 2000 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकती है। कारण ये है कि सन से आने वाले रेडिएशंस को ये एब्जॉर्व कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ का ओवरऑल टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। थर्मोस्फेयर को आगे दो भागों में डिवाइड किया गया है, जो कि है आयनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो एक एक करके हम इसे समझते हैं। पहले बात करते हैं आयनोस्फेयर की। ओके, सो आयनोस्फेयर, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पे इस लेयर के अंदर जो एयर्स होते हैं उसमें हल्के एटम्स जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम के आयंस जो हैं वो पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा जोन ही इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग हो जाता है और रेडियो कम्युनिकेशंस जो हैं वो इसी की वजह से पॉसिबल हो पाते हैं। इसके अलावा जो नॉर्दर्न लाइट है, ऑरोरा बोरियालिस, ये भी हम इसी लेयर्स में देख सकते हैं। आयनोस्फेयर अर्थ को मीटियोर्स और मीटियोराइट से भी बचाता है। अब हम बात करते हैं एक्सोस्फेयर की। एक्सोस्फेयर हमारे एटमॉस्फेयर का सबसे आखिरी और बाहरी हिस्सा। एक्सोस्फेयर हमारे एटमॉस्फेयर को स्पेस के बाकी के हिस्सों से अलग करता है, जिसके कारण हम एक्सोस्फेयर को एटमॉस्फेयर का एज भी कहते हैं। एक्सोस्फेयर के अंदर हीलियम और आर्गन जैसे गैसेस के ट्रेसेस मिले हैं और प्रैक्टिकली एक्सोस्फेयर के बाद जो है वो एयर अवेलेबल नहीं है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स के बारे में। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है या हेल्पफुल रहा है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।